कहीं और ही खोई हुई थी। वो भी उसने भी कहा कि अभी थोड़ी देर में जोर का झटका थोड़ा धीरे से समझ में आएगा इनके। सुबह बोले ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब तक वो बोलते उसने दूसरा धमाका किया। बोला ये जो इंडिया गेट है, ये जो हमारे यहाँ कांग्रेस, उसने ये वर्ड नहीं जोड़े, मैं तो जोड़ रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी की नींव इतने महान लोगों ने रखी थी कि एक तरफ अंग्रेज गोली चला रहे हैं, जलियांवाला बाग में मार रहे हैं, शूटेड साइट के ऑर्डर दे रहे हैं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम फेमिन क्रिएट करके हजारों लाखों लोगों को आपने बंगाल में भूखा मारा, क्योंकि आपके अपने देश में गेहूं की कमी थी। आपने यहां से गेहूं उठा के भेज दिया और भारत में कहा कि यहां तो जो है अकाल पड़ गया, इसलिए लाखों लोग मारे गए। वही लोग, उन्हीं में से एक आदमी, यानी मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर हम ये सोचें, टुकड़े से एक आदमी की आस्था खरीद करके वो मुसलमान या क्रिश्चियन हो जाता है। उस देश के लोगों को कहने का यह अधिकार है कि हम जिन्होंने हमारी सदियों पुरानी हमारी सभ्यता को मारा हो, जो 11.5 लाख लोगों का कत्ल किया हो, हर दिन कश्मीर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर हर दिन इस्लामिक धमाके होते हो, उस देश में कोई पाखंडी अगर ये कहे कि गेहूं उन्हें देना चाहिए, मुझे लगता है उसी को पैक करके दे दो। क्योंकि जब टाइम है, जब आप जीत के मुहाने पे खड़े हैं, तो जो आपके दुश्मन के साथ खड़ा है वो फिर भारत का राष्ट्रद्रोही है। वो कोई भी हो, वो अगर मैं भी हूं तो उसी हकदार। इसलिए युद्ध में कहते हैं सब जायज है, उसका आपने क्या बनाया? हम अपनी संस्कृति के हिसाब से नहीं सोचते, हम दूसरे के बने बनाए नैरेटिव। मालूम है क्या कहा जाता है, और हम लोग बड़े मजे से कहते हैं, इश्क में और जंग में सब जायज है। फिर दोबारा सुनिए, इश्क में और जंग में सब जायज है, ठीक है ना? हम बड़े उससे अंदाज से कहते हैं जैसे क्या गालिब हमारे अंदर ही आ गया हो। इश्क किस भाषा का शब्द है? जंग किस भाषा का शब्द है? तो भाई साहब, उनके यहाँ है जायज, हमारे यहाँ नहीं है। तो मैंने तो यही कहा भाई साहब, तो ये तीनों चीजें उनके यहाँ जायज है, हमारे यहाँ जायज नहीं है। हम खामखा उड़ रहे हैं। अरे दूसरे की गंदगी तो मत उड़ो यार। तुम्हारे यहाँ 7 फेरे होते हैं, उनके यहाँ फेरे नहीं होते, नहीं होते। उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है। आपने अपने किससे तुलना कर रहे हैं? इसलिए कि आप ही ने चलाया। मैंने वही कहा कि जो हमारे यहाँ भजन कराते हैं, कुछ अच्छे युवा लोग भी कथा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कथा के नाम पर ठेकेदारी चला रहे हैं, ये उन्होंने चला रखा है क्योंकि उनको अपनी दुकान में चढ़ावे से मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि करोड़ों हिंदू मेरी बात से सुन करके कितने अपने आप को गलत रास्ते पे चले जाएंगे। ये उन्हीं का चलाया हुआ ड्रामा है, सारे धर्म बराबर है। पूरा हिंदू समाज जो है इससे कंफ्यूज है। फिर वो कहते ही नहीं है, वो कभी 35 करते हैं, कभी 20 करते हैं, कभी फ्रिज में रखते हैं, कभी बक्स में रखते हैं, कभी एरिस्टोक्रेट सूट के। आपकी समझ में नहीं आ रहा है? और कैसे बताएं? इतना ईमानदार दुश्मन मिल सकता है आप? लेकिन कह रहे नहीं जमाल भाई, आप तो हमारे भाई हैं। आपको 100 साल में पता ही नहीं चला कि इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है। ये तो आपकी समस्या है। तो भाई कैसे होगा? क्योंकि आप 11.5 लाख सनातनियों की लाश पे जो देश बना हो, उसके बावजूद भी ये आपको बीमारी आज तक चल रही है और ये कंटिन्यूअस चलेगी। आप बार बार अपने आप को नीचे लाए। आप जहां खड़े हो, मैं फिर कह रहा हूं, सनातनी समाज जिस दिन भी
अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रख रही। अगर आपके सोच के विपरीत भी सत्ता में कोई बैठ गया, कितना भी बड़ा ताकतवर हो गया, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार जो एक्सपेरिमेंट आपने शुरू किया, इस एक्सपेरिमेंट को अगले 100 साल तक सिर्फ रखें। आप आपस में लड़े, शादी करते वक्त गोत्र देखें, उस पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी बेटियों की बोली न लगाएं, अपनी बेटियों का मेजरमेंट अखबारों में न दें। हमें कौन सा वर चाहिए, कैसा चाहिए, ये लंबी है, ये गोरी है, इसकी नाक ऐसी है, ये शर्म की बात है। बेटी हमारी है, जैसी भी है, दुनिया की सबसे सुंदर है, बस। अगर दुनिया में किसी को शादी करनी है तो मेरी बेटी की शर्तों पे शादी करे, नहीं तो भाड़ में चला जाए। आप क्या क्या नहीं करते, और जितना आप ये करते हो उतने ही किस्से आप ही के यहाँ आते हैं कि आज दहेज के लिए वहां हत्या हो गई, आज वहां सुसाइड हो गया, आज यहाँ सुसाइड हो गया, क्योंकि आप बेसिक पे नहीं दे रहे। आप भौतिकवाद द्वारा कुछ चुनी हुई वस्तुओं के माध्यम से समझते हो कि इससे हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, तो दामाद को ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। भाई साहब, वो शादी करी है आपने, अपनी बेटी की रिश्वत में जो इतना सामान दे रहे हैं, रिश्वत लेने से आपकी बेटी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। इसलिए इन बीमारियों को भी देखें कि आखिर क्या वजह है कि एक संपन्न समाज, एक आदर्श समाज, जिसने अपने शाम को चींटी को भी नहीं मारते, जो चींटी में भी प्राण ढूंढते हैं, उस समाज की बेटियां कहीं सूटकेस में, कहीं फ्रिज में मिल रही हैं, और सबको लिखा है दीवार पे कि सबका अंत पहले भी ऐसे हुआ है, ऐसा होगा, उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो माफ कीजिएगा, मेरी मां और मेरा पिता जिम्मेदार है। मैं कोई बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता। जब मां को यह होने लगता है कि सास भी कभी बहू थी का सीरियल देख के साड़ी पहननी है, तो फिर बेटी को भी कुछ होने लगता है। आप फैशन करें, इस पे कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्या कभी मां ने उस बेटी से यह पूछा, जो बेटी इस घर में 18 से 19 से 20 साल की उम्र में आ रही है, उसके मन के भाव बदल रहे हैं, उसके शरीर के भाव बदल रहे हैं, क्या कभी उसके साथ बैठ करके कभी सोचा, उससे कहा कि आज शहर में जो सबसे अच्छी फिल्म लगी है, मैं तेरे साथ देखने जाऊंगी? मां को फुर्सत नहीं, पिता को पैसे कमाने हैं, बेटे को गर्लफ्रेंड घुमाना है, तो बेटी कहां जाएगी? बेटी के मन में, वो भी इंसान है, वो भी टेम्प्टेड हो रही है दुनिया की चीजों से। वो जब घर से बाहर निकलती है तो किसी से भी कोई बात अपने दिल की कहती है, वो ट्रैप कर लेता है उसको, और जब तक वो समझ पाती है तब तक देर हो जाती है। इसलिए ये जितने आगे बैठे हैं, जिस दिन आप ये काम कर लेंगे, ये जो बेकार का जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है घर वापसी का, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जड़ पे जाइए। लोग पत्तों का बात करते हैं, जड़ पे चले जाइए, देर से इलाज होगा, आयुर्वेद में समय लगता है, लेकिन जड़ से बीमारी चली जाती है। आप वो इलाज नहीं करना चाहते। जिस दिन भाई अपनी बहन से ये कहे कि बहन, शहर में ये फिल्म आई है, बहुत अच्छी है, मुझे सिर्फ तेरे साथ ही देखनी है, आधा मामला समाप्त हो जाएगा। मां उस बेटी से जिस दिन भी दोस्त की तरह बात करेगी, जैसे दोस्तों से बात करते हैं, उसके मन के हजारों विचार समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएगी, और वो सही रास्ता देख लेगी। इसलिए आदर्शवाद में आपको अपना हीरो चुनना है। आज की बेटियां हो या पुरुष हो, आदर्श चुनते वक्त भी आप किन चीजों पे आदर्श चुन रहे हैं, किसको अपना आइडियल मान रहे हैं? क्योंकि कोई लड़की
6 महीने तक एक्सरसाइज करने के बाद अंतरराष्ट्रीय ये जितना मेकअप की इंडस्ट्री है उसके तहत किस शहर में, किस देश के अंदर उस एजेंडे के तहत उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो कैसे आप ही के बीच में एक लड़कियों को लेके जाते हैं और कैसे उनकी कंडीशनिंग करते हैं, फिर यकायक वो मिस वर्ल्ड हो जाती है, फिर पूरे देश की लड़कियां मिस वर्ल्ड बनने के चक्कर में बर्बाद हो जाती है। और कमाल है, पहले से रटा रटाया सेंटेंस है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनते ही उनसे एक सवाल पूछा जाता है, आपके इस जीवन में आपका आइडियल कौन है? अब पता ही मदर और टेरेसा, वो मदर कब हुई ये पता नहीं, लेकिन मदर टेरेसा बनना है। लेकिन उसके बाद बनता कोई नहीं है, लेकिन ये आइडियल है, ये प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है कि साहब 3 लोगों ने कह दिया कि मदर ने ये किया था, उनको साहब सेंट बन गई, वो घूम रही है। ये सारे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय उसका एजेंडे का हिस्सा है। जिस दिन आप अपनी बेटी के साथ फिल्म देखने जाएं और आदर्शवाद की बात करें तो उससे कहना कि बेटी आज के दौर में भी तुझे हम 100 साल पुरानी मिसाल नहीं देते, अगर तुझे आज के दौर में भी मिसाल ढूंढनी है तो बाहुबली की देव सेना भी बहुत खूबसूरत थी। शिवाजी की मां जीजाबाई अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी शिवाजी नहीं होते। इसलिए किसी दौर में भी देख लीजिए, हम अपनी भूमिका भूल गए हैं और एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। इसलिए हमारे ही खिलाफ दुनिया के देशों में षड्यंत्र हो रहे हैं, हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं और आज भी हम मारे जा रहे हैं। आज 2022 और 2023 में हमारी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम अपनी बेटी को कॉलेज भेजते हैं, वो सुरक्षित घर आ जाए तो हम समझते हैं बहुत बड़ा काम हो गया। हम 70 सालों में हम कहाँ खड़े हैं? हमने पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन सम्मान नहीं कमाया। हम पैसे से, कार से, बड़े मकानों से समझते हैं कि इससे इज्जत होगी। यही भूल, यही गलतफहमी कश्मीर के कश्मीरी हिंदू पंडितों को हो गई थी। उनके आदर्श ने, उनके पैसे ने, उनके ज्ञान ने नहीं बचाया, क्योंकि संकट की जो चीजें थी उसे बताने से उन्होंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। आप अच्छे हैं, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि आपका पड़ोसी अच्छा है? उसकी तो गारंटी नहीं है। इसलिए आप आज भी चुप हैं। आप चाहते हैं कि सब सरकारें करेंगी। आपकी चुप्पी के कारण भारत के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का डाटा है, मेरा नहीं है, पार्टी वार्टियों का भी नहीं है, संगठनों का भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज भारत में 5 करोड़ 2 लाख बांग्लादेशी और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान इल्लीगल भारत में सेटल हैं। हम क्यों करते हैं? हमारे पड़ोस में कोई आए, अरे यार गरीब आदमी ने क्या ऐसे बेचारे को, वो गरीब आदमी कब गरीब नहीं रहता जब पता चलता है कि बेटी का मर्डर हो गया है। 5 करोड़ ना कोर्ट कुछ कर पा रही है। नेता तो नंबर 1 के दलाल हैं, वो तो चाहते हैं कि ये रहें, क्योंकि हमें आज तो वोट मिल ही रहा है। वो कहते हैं चलो तुम्हें आज वोट दे देंगे, कल वोट दे देंगे, परसों तो तुम नहीं रहोगे ना। वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पे कभी चिंता जाहिर की किसी ने? भारत की टोटल भूमि जो है वो सबसे ज्यादा रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, फिर वक्फ बोर्ड के पास है। आपके पास कहां है? और एक और कंफ्यूजन है, मैं जानता हूं कि मेरे भाषण आपसे ज्यादा वो सुनते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मुझे अपने लोगों तक बात कहने के लिए अगर कोई मेरी बात सुन के कुछ करता भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो सारी कोशिश है वो इस हॉल में बैठा हुआ एक एक आदमी, वो मेरी बात से कन्विंस ना हो, रीचेक करे, 10 बार रीचेक करे, तब मेरी बात को किसी से बढ़ाइए। आप चौथे नंबर पे भी नहीं है और आपकी गिनती 95 करोड़ है।
तो भारत भूमि के चौथे नंबर पे होने के बावजूद भी आप कहां रहते हैं? और तीसरे नंबर पे जो वक्फ बोर्ड के पास है, उसमें 15 करोड़ आबादी नहीं रहती। वक्फ बोर्ड की जमीन अलग, और ये 15 करोड़ जिनका नारा है हम दो बाकी तुम गिन लो। आपको 2 बच्चे चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, प्योर हवा चाहिए, और बच्चे को सुरक्षित अमेरिका भेज देंगे आप। वहां भी सुरक्षा नहीं है। आप कहां खड़े हैं ये अंदाजा नहीं है। इसलिए भारत की संसद में आपके अगर अपने भी हैं, पट्टा डाल के घूम रहे हैं केसरिया, उनको भी नंगा करिए। केसरिया पट्टा डाल करके सनातन पे जिन लोगों ने सौदा कर लिया है और चुप्पी बांट ली है, उनको भी आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। सिर्फ हैं आपके बीच के लोग कि कुछ भी बक दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद इमाम अली, उनकी हत्या मस्जिद में गर्दन काट के हुई। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी इमाम अली की पत्नी फातिमा की हत्या उनके घर में आग लगा के मारा। प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे अली और फातिमा के बच्चे हसन हुसैन को करबला के मैदान में लिटा करके गर्दन पे छुरी चला करके कलमा पढ़ के मुसलमानों ने मारा। और हम देखिए हम किस सभ्यता के हैं। उस दौर में, उस सिंध में एक कश्मीरी राजा, राजा ताहिर सेन, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में जो 2-4 बचे भी, राजा ताहिर सेन ने अपने किले में छुपाया। और पाकिस्तान, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, उस इलाके से निकला हुआ मोहम्मद बिन कासिम, उसने राजा ताहिर सेन के हमला किया। राजा ताहिर सेन ने अपने परिवार की आहुति दे दी, लेकिन मोहम्मद के खानदान का जो भी वारिस बच सकता था उसे बचाने में ताकत लगा दी। हम उस सभ्यता के लोग हैं। आप कह रहे हैं नहीं, ये तो 70 साल पहले हमारे साथी थे। तो फिर कैसे हुआ कि कश्मीर में जिस मां ने, जिस 54 साल की महिला ने जिस बच्चे को बचपन में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, वही बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद उसका दरवाजा खटखटाता है 1990 में। क्योंकि आप उस बैकग्राउंड के नहीं है तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग मानसिकता चाहिए। हम किससे लड़ रहे हैं? उस बच्चे ने दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोल दिया और पूछा बताओ क्या बात है। उसने कुछ नहीं बोला। आप सोचो कि जिस बच्चे को उसने स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, 12th तक पढ़ाया, और पड़ोस में रहता, जिंदगी निकल गई, उसके दादा परदादा, बेटे बेटियां, कौन मरे कौन पैदा हुए, ये सब चल रहा था। उसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया, ग्रेजुएशन करे हुआ था, और उसने उस 54 साल की महिला को पहले तो चाकू से मारा, फिर उसका रेप किया और उसके हाथ पैर काट के लेके बाहर चला गया। आप किसका दिल जीतना चाहते हैं? किस गलतफहमी के शिकार हैं? इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, नथिंग मोर देन दैट। इसके अलावा कुछ नहीं। सच बोलिए, ये समय निकल गया तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बंगाल 500 साल पहले नहीं हुआ, अभी हुआ है। अभी मैंने डायरेक्ट एक्शन की बात 16 अगस्त 1946 की बताई। सेम स्थिति थी, सेम स्थिति। आप जमीन पे नहीं है, आपको आपके ठेकेदार मूर्ख बनाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। कोई खाना बांटने नहीं गया बंगाल में। बंगाल में यह स्थिति कर दी कि कहा गया बेटी को घर बेच दो तब गांव में आ सकते हो। ओपन है ये। वो बेटी हमारी बेटी भी है। हम यहां बैठ के क्या कर सकते हैं? वहां जो गए थे क्या ज्ञान थे? सब सत्ता ही करेगी, समाज कुछ नहीं करेगा। इसलिए इस बीमारी से निकलिए। मैं फिर कह रहा हूं, किसी की हत्या नहीं करनी।
लेकिन हत्यारा अगर आएगा तो उसकी हत्या करनी है। किसी का घर नहीं लूटना, किसी की बेटी की असमत नहीं लूटनी, लेकिन मेरी बेटी की भी इज्जत बरकरार रहे, इसके लिए हथियार उठाना पड़े तो जायज है। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है राष्ट्रीय खेल। हमारे राष्ट्रीय खेल की एक ही वाक्य है, एक ही लाइन है। हॉकी जब पूरी दुनिया में खेली जाती है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसकी एक ही लाइन है। जो आप कभी नेशनल स्टेडियम में जाएंगे, ध्यानचंद की मूर्ति लगी हुई है। हम अपने कॉलेज टाइम में बहुत हॉकी खेले हैं, इसलिए उसका आइडिया है। उसमें एक ही वाक्य लिखा हुआ है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन भारत की राष्ट्रीय नीति क्या है? क्या कमाल है। खेल की नीति यह है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय नीति क्या थी? हम पहले हमला नहीं करेंगे किसी को। हम पे कोई हमला करेगा उसके बाद हम करेंगे। अरे जब वो हमला करेगा तो पता चलेगा हम बचेंगे नहीं बचेंगे, जब बचेंगे तब करेंगे ना। आपके आदमी ने कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई, कोई नहीं बुलाई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें हो सकता है आपको बहुत ही महत्वहीन लगती हो, राष्ट्र इसी से चलता है। उसने कोई कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस की मीटिंग नहीं बुलाई। उसने सिर्फ एक दिन ये करा कि एक साहब बहुत पहले उत्तर प्रदेश से वहाँ गए थे और वहाँ जाकर के बालाकोट में उन्होंने वहाँ मुसलमानों की एक जमात बनाई थी जो इस्लाम को स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में चलेगी। इस आदमी ने एक दिन ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो जगह है यहाँ कुछ आतंकवादी इकट्ठा होकर के भारत के ऊपर कोई आतंकी हमला करना चाहते हैं। इसने किसी को बताया नहीं और एक दिन एक जहाज गए तो और 10-20-50 बम डाले और वापस आ गए। आधे पाकिस्तान को सुबह पता चला क्या हुआ है। तो उनकी वजह ये थी, वहाँ हमारे बहुत उस जमाने के मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा रात में इतने गोले पड़े तुम लोगों ने देखा नहीं? बोले हम ये कैसे सोच गए कि ये यहाँ बम कोई डाल जाएगा। मैंने कहा कि अब सोचना शुरू कर दो। इसलिए मैंने कहा कि एक आपकी इमेज बन जाती है। कहते हैं ना कि वो जो गुप्ता जी की आंटी है ना बड़ी सीधी है, एक इमेज बन जाती है। वो सीधी है नहीं, ये पता नहीं इमेज यही है। ये इमेज बन गई भारत की कि भारत तो हम अटैक करेंगे, भारत फिर एक नोट लिखेगा कैबिनेट सेक्रेटरी हमारा, सॉरी डिफेंस सेक्रेटरी, और हम उस डोजियर को भेजेंगे कि देखिए आपने आए थे, आपके यहाँ से लोग आए, उन्होंने हमारे यहाँ हमला किया। फिर उस डोजियर के बारे में वो बताएगा। उनको पता नहीं था कि जहां से ये आया है ये डोजियर नहीं भेजता, सीधी डोज देता है। तो आपके बदलाव जो होता है राष्ट्रों में, जब वो बदला तो आज आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जिस दिन कथावाचकों की कथा आप उनको कहें कि कथा सुनाने आए हो, कथा ही सुनाना, हमारे पैसे से तुम 4-4 करोड़ रुपया लेते हो और कथा सुनाते सुनाते हमारी माओ को, बहनों को जो भोली भाली हैं, जो इमोशनल हैं, जो बेचारी उस कथा को सुन के भावुक हो जाती हैं, तुम कथा सुनाते सुनाते उसमें मौला मौला और अली अली भी ले आते हो बीच में। ऐसा इसलिए मैं जितनी यहाँ मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बेटियाँ और बहन बैठी हैं, मेरे आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन कर। संध्या बहन जानती है, उनकी पूरी टीम जानती है, जगदीश भाई जानते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपसे निवेदन इसलिए कर, आप अपनी बेटी को अपना दोस्त बनाएं और भगवान के लिए, जब नहीं था टेलीविजन तब तो समझ में आता था, राम की कथा घर में करें, घर में सुनाएं, और राम की कथा सुनने के लिए कुछ बदलेगा नहीं उसमें। ऐसा नहीं है कि वो जो सुनाते हैं
4 करोड़ लेने के बाद। मां